हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग को आप ऐसे देखो सिर्फ कि एक थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, उसे हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखो, आपका ये जो चैप्टर है प्यारा सा, अभी तक आपने इसमें क्या देख लिया? अभी तक आपने मोटा मोटी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, उसके एविडेंसेस, क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल, ये सारी चीजें पढ़ी। अब जो फोर्सेस बताए अल्फ्रेड वेगनर ने, कौन कौन से फोर्सेस, पोल फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स, वो उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, मतलब अपने आप में पर्याप्त नहीं थे वो, ठीक है। तो स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया, बोला कि सिर्फ पोल फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स से कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट नहीं कर जाएंगे बाबू, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे अब सिर्फ उससे नहीं होंगे तो फिर किससे होंगे आप बताओ? तो नई स्टडीज सामने निकल के आती है, तो वो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज कहलाती है, ठीक है। तो आपने पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज भी पढ़ी है और आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी पढ़ी है। अब पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में आपने क्या पढ़ा? तो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में आपने एक चीज ये नहीं ऐड ऑन कर ली है कि जो ओशियन कन्फिग्रेशन है ना, आपने वो जाना समझा। आपने देखा कि ओशियन में भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, तो इसके चलते सिर्फ ऊपर से जो फोर्स लग रहे हैं, पोल फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स, वो काफी नहीं है। तो यहां पे आपने पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में क्या है, नई चीजें समझी, जैसे कन्वेक्शनल करंट के बारे में आपने जान लिया कि हाँ कन्वेक्शनल करंट हो सकते हैं, ठीक है। आर्थर होम्स की थ्योरी आपने पढ़ी, क्लियर। तो उससे क्या होता है कि पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज एक वाटरशेड होता है जब हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशियंस को। तो उससे क्या होता है, चीजें बदलती है, बदली चीजें, ठीक। तो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज प्रोवाइडेड कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन that was not available at the time Wegener put forth his concept of continental drifts, ठीक है। तो क्या होता है कि पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज के आने के बाद में क्या होता है कि कुछ नई इंफॉर्मेशन हमारे सामने निकल के आती है जो वेगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में शायद इंक्लूड नहीं की हो। क्या नई इंफॉर्मेशन निकल के आती है? तो जैसे आप देखोगे पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में क्या होता है, ओशियन फ्लोर को पढ़ा गया, मैपिंग होती है ओशियन फ्लोर की। ओशियन फ्लोर की मैपिंग करते हो तो आपको पता चलता है कि भैया अभी तक तो हम भ्रम में जी रहे थे। क्यों? क्योंकि ओशियन फ्लोर के अंदर भी बहुत सारे रिलीफ फीचर हैं, ठीक है। तो उन रिलीफ फीचर को स्टडी किया जाता। पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओशियनिक रीजन, ठीक है। जब उन्होंने मैपिंग करी ओशियन फ्लोर की तो उन्हें समझ में आया कि अंदर भी बहुत क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे पहाड़, प्लेटू, ये सारी चीजें हैं। तो अंदर की स्टडी की जाए, अंदर जो ओशियनिक रीजन है उसकी रॉक्स की स्टडी की जाए। तो पैलियोमैग्नेटिक स्टडी मतलब क्या है कि पुराने टाइम पीरियड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओशियन फ्लोर की चेंज होते रही है, ये सारी चीजें। जब इन सारी चीजों की स्टडी की गई ना, तो उससे जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी निकल के आई, ठीक है। अभी हैरी हेस जैसे जो थ्योरी देते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज का इस्तेमाल किया है। देखो, रिसर्चेस एक के बाद एक होते चले गई है, हाइपोथेसिस एक के बाद एक देते चले गए लोग, ठीक है। एक के बाद एक स्टडीज, एक के बाद एक थ्योरी सामने आते चले गई है। तो आप कह सकते हो कि फाउंडेशन जो है कि किस तरह से ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको एक्सप्लेन करने का काम अल्फ्रेड वेगनर ने चालू किया, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने चालू किया, तो अब जब उन्होंने चालू किया तो लोगों ने बोला कि चालू तुम करो, खत्म हम करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरह से उस पर एड ऑन होती गई चीजें, ठीक। उनके पॉइंट को क्रिटिसाइज करके पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज निकल के आई। पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज के भी मतलब पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज का इस्तेमाल करते हुए क्या है, और नई नई थ्योरीज निकल के आई। तो जो और नई थ्योरीज निकल के आई उनमें एक इंपॉर्टेंट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। तो हम इस वीडियो में सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब नाम से क्या समझ में आया आपको? देखो, जो एविडेंसेस मिले ना, मतलब ये यहां पे जो पॉइंट है ना कि नई इंफॉर्मेशन निकल के आई पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज के आने से सामने, तो वो इंफॉर्मेशन क्या है वो मैं समझाता हूं पहले आपको, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला कंसेप्ट भी समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे आप नाम से समझ में आ रहा है ना आपको, सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब जो समुद्र है, समुद्र का जो फ्लोर है, जो तल है, समुद्र तल, वो फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है, ये सिंपल सी थ्योरी कहती है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला फैल रहा है? देखने गए थे? नहीं। कैसे पता चला, चलो वो बताते हैं। तो इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सरफेस इन दिस रीजन। अब जब मैपिंग की गई ओशियन फ्लोर की, तो हमें पता चला कि मिड ओशियनिक रीजेस है बीच में, कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था हमने, ठीक है। अभी जो मिड ओशियनिक रीजेस है ना, तो ये मिड ओशियनिक रीजेस ऐसा भी नहीं कि शांत है। क्यों? क्योंकि यहां पे वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, ये भी मैंने आपको बताया। वोल्केनिक इरप्शन होता है तो अंदर से फूल बाहर नहीं निकलेंगी, क्या निकलता है? लावा, ठीक है। तो वो लावा जो है तो वो कंटिन्यूसली फैलता रहता है। मिड ओशियनिक रीजेस जो एक्सपेंड करती है, जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो लावा कंटिन्यूसली क्या करता रहता है? फैलता रहता है। ये चीज हो रही है ओशियन फ्लोर पे, ये हो रहा है, ठीक है। द रॉक्स इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ मिड ओशियनिक रीजेस show remarkable similarities in terms of period of formation, chemical composition and magnetic properties.
अब क्या होता है, जो रॉक बन रही है ना, देखो लावा बाहर निकल रहा है तब वो आग बबूला है, लेकिन ऊपर जब ओशियन पे आ गया, ओशियनिक फ्लोर पे, तो ठंडा भी तो होगा एक समय के बाद में, कब तक गर्म रहेगा बताओ, पानी के अंदर है, ठीक है, तो वो ठंडा हो जाता है, रॉक्स बन जाती है। अब क्या होता है कि इन रॉक्स को जब स्टडी की गई, मैंने बताया ना पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में, जैसे इन रॉक्स को जब स्टडी किया गया, इनका पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज जब होती है, तो उससे क्या पता चलता है, उससे यह पता चलता है कि रॉक्स इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट, बीच में जो उठा हुआ हिस्सा है वो क्रस्ट है, क्रस्ट के आइदर साइड पे आप देखो कि मतलब 2 किलोमीटर इधर चले जाओ, ठीक है, 2 किलोमीटर इधर चले जाओ, तो यहां पे जो इक्विडिस्टेंस रॉक्स है ना, ये कैसी है बताएं, तो रिमार्केबल सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो उनका फॉर्मेशन जब हुआ, उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उन सारी चीजों के हिसाब से क्या है, उसमें आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी कि हाँ यहां 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर जो रॉक्स हैं, ठीक है, जो सेंट्रल क्रस्ट है उससे दोनों रॉक्स सेम है। इसका मतलब क्या है कि दोनों रॉक्स एक ही टाइम पीरियड पे निकली है बाहर, ठीक। ओशियन फ्लोर को समझते चलो, फिर इससे आपको सी फ्लोर कैसे स्प्रेड हो रहा है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों जगह रॉक्स एक जैसी इक्वी डिस्टेंस पे, और एक जैसी कैसी है, तो उसमें यह भी पता चलता है कि जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, ये यहां पे रॉक यंग रहेगी और दूर जाते जाओगे तो ओल्ड होते चले जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे कॉन्टिनेंट जो है ना, तो कॉन्टिनेंट यहां है, मान लो ये पूरा सी फ्लोर है, तो सी फ्लोर पे भी जहां से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, मिड ओशियानिक रिजेस जो है, तो उसके पास से क्या है, यहां पे यंग रॉक देखने को मिलेगी, फिर यंग के बाद में ये रॉक जैसे जैसे दूर होते जाओगे वैसे वैसे ओल्ड होते चले जाएगी, ठीक है। तो एक ये चीज जानने को मिलती है, क्लियर है। अब उसके बाद आगे देखते थी ओशियन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, ठीक है। ओशियन क्रस्ट की जो रॉक है वो क्या है, ज्यादा यंग है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। जैसे आप देखोगे तो ये कॉन्टिनेंटल रॉक्स है ना, ये बूढ़ी है, और ओशियन क्रस्ट जो है वो क्या है, वो यंग है। अब आप एक चीज बताओ, पृथ्वी तो एक साथ बनी होगी, फिर ये ओशियन क्रस्ट जो है वो मतलब यंग क्यों है और ये ओल्ड क्यों है, उसके पीछे की कहानी अभी समझाता हूं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब आप दोनों कह सकते हैं कि दोनों रॉक्स को स्टडी करते हो, उनकी एज पता लगाते हो, तो आपको क्या पता चलता है कि ओशियन क्रस्ट की रॉक्स जो है वो यंग है कॉन्टिनेंटल रॉक्स के कंपैरिजन में। द एज ऑफ रॉक इन ओशियनिक क्रस्ट इज नोवेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है। तो 200 मिलियन ईयर ओल्ड से ज्यादा किसी की उम्र ही नहीं है ओशियन क्रस्ट जो है उसकी बात करें। और कॉन्टिनेंटल रॉक्स की बात करोगे, कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है क्रस्ट का उसकी बात करोगे, तो सम ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक्स फॉर्मेशन आर एज ओल्ड एज 3200 मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो मतलब ये बहुत पुरानी है और ये क्या है, रिलेटिवली नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, आप 2 मिनट के लिए खुद सोचो। अभी तक इतने पॉइंट बताया उसके हिसाब से सोचो, इतने जो पॉइंट बताया उस हिसाब से अगर सोचोगे तो आपको एक चीज क्लियर समझ में आएगी, क्या कि सर यहां से लावा निकल रहा है ना, तो लावा तो क्या है, नया है, वो लावा मतलब जब कूल डाउन हो जाएगा तब वो रॉक बनेगी, मतलब उस दिन वो रॉक पैदा हुई, ठीक है। अब उस हिसाब से देखोगे तो उसका बर्थडे पहले आएगा, मतलब उसकी उम्र कम है ना, ठीक है। वो रॉक क्या है, अभी अभी बनी है, तो इस हिसाब से उसकी उम्र क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों, क्योंकि लावा निकला और तब तो रॉक बनी है, लावा नहीं निकला था बाहर, उसके पहले रॉक नहीं बनी है। तो ओशियन क्रस्ट जो है वो इसीलिए यंग है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है तो उस पर कोई बाहर से लावा ऐड नहीं हो रहा है ना, तो इस सेंस में क्या है कि वो जो क्रस्ट है वो क्या है, वो पुरानी होगी। अब आप बोलोगे कि सर लावा अगर आ भी रहा है तो लावा तो पुरानी रॉक जो एक बेस था उसके ऊपर ही आ रहा है ना, तो पुरानी रॉक तो पुरानी ही होना चाहिए, उसकी उम्र तो ज्यादा होना चाहिए। ऊपर आप ऐसा बोल दो कि ऊपर वाली लेयर जो है उसकी एज यंग है, नीचे वाली लेयर जो है उसकी एज ज्यादा है, ओल्ड है वो लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, नीचे वाली रॉक बची ही नहीं है। अब आप बोलोगे नीचे वाली रॉक कहां चले गई, तो चलो वो समझाते हैं हम आपको। यहां तक पॉइंट समझ में आया ना कि जब पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज निकल के आई हमारे सामने तो हमें बहुत सारे नए नए एविडेंसेस मिले। जैसे क्या मिला हमें, एक चीज समझ में आई कि हाँ वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है मिड ओशियानिक। क्या है यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कि मिड ओशियानिक रिज जो है, मिड ओशियानिक रिज से आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे एज जो है वो रॉक की बढ़ती जाएगी, और एज यंगेस्ट कहां पे होगी, तो मिड ओशियानिक रिज के पास में होगी। दूसरा पॉइंट ये देखा। तीसरा पॉइंट भी इससे ही जुड़ा हुआ है कि ओशियन फ्लोर पे तो एज बढ़ रही घट रही है, लेकिन इन जनरल अगर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की और ओशियानिक क्रस्ट की, मतलब ओशियन फ्लोर की और कॉन्टिनेंटल रॉक की बात करोगे, तो कॉन्टिनेंटल रॉक बूढ़ी है और ओशियन क्रस्ट जो है, क्रस्ट रॉक जो है वो यंग है, ठीक है। ये आया डिफरेंस। तो अब इसमें क्या है, द एज ऑफ रॉक इन ओशियनिक क्रस्ट इज नोवेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। और ओशियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर बात करोगे तो वो 3200 मिलियन ईयर ओल्ड है, क्लियर। अब इसी से क्या है, इसी से आप देखोगे ये वाला नेक्स्ट पॉइंट जो आपका वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पीछे वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया लावा इरप्ट हो रहा है, तो लावा जब इरप्ट होता रहता है तो दिखती बात है कि नई रॉक बनते जा रही है ऊपर। अब वो नई रॉक बनते जा रही है तो क्या हो रहा है कि पुरानी रॉक कहां चली जाएगी, सवाल आपके मन में है, वो समझ रहा हूं, अभी आगे क्लियर हो जाएगा कि पुरानी रॉक कहां गई।
लेकिन ओशियन पे कंटिन्यूसली नई रॉक आते जा रही है, तो उसकी एज कम ही रहेगी, कॉन्टिनेंट पे उतनी नई रॉक नहीं जा रही है। ठीक है, अब वाला रीजन मैं आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन उसके पहले ये लिंक समझ लो। अब ये नई पुरानी की कहानी समझ में आई ना आपको कि कौन बुजुर्ग है कौन यंग है, तो उसी से ये अगला पॉइंट जुड़ा हुआ है कि जो सेडिमेंट्स है, ठीक है, सेडिमेंट्स जो है वो भी क्या है, ओशियन फ्लोर पे अनएक्सपेक्टेडली थिन है, मतलब ओशियन फ्लोर पे सेडिमेंट्स की बहुत कमी है कंपेयर किया जाए कॉन्टिनेंट से। तो साइंटिस्ट जो थे उन्हें क्या लगा कि एक साथ पृथ्वी बनी है, ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रॉक जो है और ओशियानिक क्रस्ट रॉक जो है, दोनों पे ही बराबर एक तरह का क्या होगा, वेटेज होगा, दोनों पे आप देखोगे तो बराबर तरह के सेडिमेंट्स मिलना चाहिए। लगाई डुबकी उन्होंने। अब जब लगाई डुबकी उन्होंने तो उन्हें क्या पता चलता है, वहां पे डुबकी लगाने पे उन्हें यह पता चलता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट जो है वो क्योंकि यंग है, एज फैक्टर यहां पे भी आ गया, 200 मिलियन ईयर ओल्ड है, बस रिलेटिवली वो यंग है, तो इस कारण से उस पर सेडिमेंट्स उतने डिपॉजिट नहीं हो पाए जितने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे हो पाए। एक सीधा सा सिंपल सा उदाहरण है, उससे समझो। एक बच्चा है, ठीक है, और एक बुजुर्ग है। बुजुर्ग को हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोल देते हैं, बच्चे को हम ओशियानिक क्रस्ट बोल देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि बच्चे के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, अनुभव जो बात की जाती है, जो जीवन उम्र के साथ आता है, ठीक है, जीवन में उम्र के साथ जो अनुभव आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो बच्चे के पास ज्यादा होगा या बुजुर्ग के पास में? तो आप बोलोगे सर जिसने जितनी ठोकर खाई होगी उसके पास उतना एक्सपीरियंस होगा। बात तो सही है, लेकिन उसके अलावा भी इन जनरल अगर हम देखें तो बुजुर्ग के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि उम्र ज्यादा है। ठीक है, अब ये कहानी का आपको जियोग्राफी से रिलेशन करना है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक लंबे समय से बन रही है तो उसमें सेडिमेंट्स की डिपोजिशन ज्यादा होगी, और ओशियानिक क्रस्ट जब मैंने आपको बताया क्या हो रहा है कि वो अभी अभी बन रही है, वॉल्केनिक इरप्शन जो हो रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि ये रिलेटिवली यंग देखने को मिली आपको। ठीक है, तो इसके पास सेडिमेंट्स का जो डिपोजिशन है वो क्या होगा, वो बहुत थिन होगा, बहुत कम होने वाला है, तो एज फैक्टर यहां पे आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये पॉइंट्स कनेक्ट कर पा रहे हो ना? मैं आपको भी वो पॉइंट एकदम जो आपके मन में अभी डाउट बहुत कूद रहा होगा कि ओशियन फ्लोर के नीचे भी तो एक बेस था, वो कहां गया, वो अभी क्लियर करेंगे हम आपका। ठीक है, एक और जो ऑब्जर्वेशन है, जो जब क्या कह सकते हो कि पैलियोमैग्नेटिक स्टडी की गई रॉक्स की, जब मैपिंग की गई ओशियन फ्लोर की, तो हमें समझ में आया एक और क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आया, द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक ऑकरेंस व्हाइल इन द मिड ओशियानिक रिज एरियाज द क्वेक फोकी हैव शैलो डेप्थ्स। ठीक है, तो ये मैप जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक पहले पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक और वॉल्केनोस, तब बताया भी था कि मिड ओशियानिक रिज जो है वहां पे शैलो अर्थक्वेक जोन है, शैलो अर्थक्वेक सेंटर है। ठीक है, लेकिन आप कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे चले जाओगे, जैसे पैसिफिक प्लेट की जो मार्जिन है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न मार्जिन है, वहां पे क्या है, वहां पे डीप अर्थक्वेक जोन्स है, डीप अर्थक्वेक सेंटर्स है। ठीक है, तो यहां पे वही बताया गया कि जो ट्रेंचेस वगैरह है वहां पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी अगर इंटेंसिटी देखा जाए ज्यादा है, और ट्रेंचेस में अर्थक्वेक आते भी रहते हैं। क्यों आते रहते हैं पता है? क्योंकि चलो सरप्राइज रिवील कर ही देती है, क्योंकि अगर जो ओशियानिक फ्लोर्स है ना, तो ओशियानिक फ्लेयर कॉन्टिनेंट फ्लेयर से जब टकराती है तो वो नीचे धंसते जा रही है, वहीं ट्रेंच बन रही है। ठीक, ऐसे समझो। ठीक है, ये ओशियानिक फ्लोर थी, अब ये कॉन्टिनेंटल फ्लोर थी, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी, टकराएंगे ना जब, तो ये नीचे धंसते चली जाएगी। अब जहां धंस रही है वहां पे क्या बन रहा है, ये ट्रेंच बन गया, एक तरह से देखोगे तो ये ट्रेंच बन गया। ठीक है, तो वो ट्रेंच पे डीप अर्थक्वेक सेंटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंच के नीचे धंस रही है, और यहां ये जो मिड ओशियानिक रिज है, मिड ओशियानिक रिज में यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है ना, तो इरप्शन यहां पे भी हो रहा है, मूवमेंट शेकिंग यहां पे भी होती है, लेकिन ये शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स रहते हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशंस निकल के आई है। ठीक है, अब ये जितने चारों पांचों पॉइंट बताए ना, इनको भी जब समराइज करेंगे तो आपको पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक, देखो जरा समझो अब क्या है। तो ये जितना भी ऑब्जर्वेशन था, तो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करा, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज से जो सारी चीजें निकल के आई बाहर, तो उन पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज को पढ़ने के बाद में, ठीक है, इन 1961 कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ मिड ओशियानिक रिज, हैरी हेस, ठीक है, हैरी हेस प्रपोज्ड हिज हाइपोथेसिस नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। लगाओ भाई, हाईलाइट करो, 4-5 बार अंडरलाइन करो, जो करना है वो कर लो। कॉम्पिटिटिव वालों बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट किसने दिया? हैरी हेस ने। आपने जो पहली थ्योरी पढ़ी थी जिसमें क्या पढ़ा था आपने? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अल्फ्रेड वेगनर ने। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको यही चीजें ध्यान रखना है। और कंसेप्ट तो बना दूंगा मैं, कंसेप्ट एकदम रॉक सॉलिड बनेंगे, लेकिन ये चीजें भी ध्यान रखते चलना। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी किसने दी? फैक्ट में हैरी हेस नाम ध्यान रहेगा। चलो, तो अब क्या होता है, हैज आर्ग्यूड दैट कांस्टेंट इरप्शन एट क्रस्ट ऑफ ओशियानिक रिज caused the rupture of oceanic crust and the new lava wedges into it, pushing the oceanic crust on either side
एंड दिस लीड्स टू द एक्सपेंशन ऑफ ओशियनिक फ्लोर। अब जो सवाल है आपके मन में और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो सुनो। देखो सिंपल सा कहानी बताई हैरियस ने, ठीक है। इसको इमेज को थोड़ा एक्सटेंड कर लेना कि यहां पे क्या है, मिड ओशियनिक रिज है, मिड ओशियनिक रिज है और यहां वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है, यहां वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अब क्या कहते हैं, देखो हैरियस ये बोलते हैं कि जितना भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, ये जो पुराने फैक्ट्स हमने पढ़े, ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हमने पढ़े, उसके बाद में उन्होंने जो स्टडी मैग्नेटिक फील्ड की तो उससे उन्हें क्या समझ में आया कि मिड ओशियनिक रिजेस में वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, यहां से वॉल्केनिक इरप्शन ऐसा होगा, ये वॉल्केनिक इरप्शन, लावा निकलेगा। अब लावा निकलेगा तो लावा ऐसे किसी का इंतजार नहीं करेगा, बोलेगा कि थोड़ी जगह बनाना तब बैठूंगा मैं यहां पे, ठीक है। लावा जो बाहर आया तो जो शेकिंग हुई थी, अर्थक्वेक जो है, तो अर्थक्वेक यहां पे भी आएंगे, शैलो रहेंगे लेकिन अर्थक्वेक आएंगे, तो यहां पे रप्चर रहेगी, अलग अलग जगह पे क्या होंगे, क्रैक्स होंगे। तो उन क्रैक्स में क्या होता है, लावा घुस जाता है, लावा अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। जो मैग्मा बाहर निकला लावा के फॉर्म में बहेगा तो वो लावा क्या करता है, अलग अलग जगह पे अपनी जगह बना लेता है, ठीक है, लिथोस्फीयर में। अब अपनी जगह बनाएगा तो उससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। आता है ना कभी कभी, जैसे कोई आप दो लोग बैठे हो, बीच में थोड़ी सी जगह थी, कोई एक पतला सा लड़का आके बैठेगा, वो जगह तो बनाएगा अपनी, तो आप इधर उधर खिसकोगे, ठीक है। तो उसी तरह से वो लावा जो निकलता है बाहर, वो क्या होता है, वो अपने आप की अपनी जगह बनाता है। अलग अलग जो फिशर्स रहते हैं, अलग अलग जो रप्चर्स, जहां पे ऐसे पॉइंट्स रहते हैं कि पेनिट्रेट किया जा सकता है लावा के द्वारा, जो जॉइंट्स रहते हैं, तो वहां पे लावा अपनी जगह बनाता है। इससे क्या होगा, इससे एक्सपेंशन होगा। किसका एक्सपेंशन होगा, ओशियन फ्लोर का, क्योंकि सारी एक्टिविटी अभी ओशियनिक फ्लोर पे ही हो रही है। आया ना समझ में, सारी एक्टिविटीज ओशियनिक फ्लोर पे हो रही है। तो लावा जब बाहर आएगा, वो अपनी जगह बनाएगा, तो ओशियनिक फ्लोर एक्सपेंड होगी, ठीक, ये वाली इमेज थी, ठीक, ओशियनिक फ्लोर एक्सपेंड होगी। इमेज समझो, अभी कंटेंट मत देखो। तो ये लावा बाहर आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो ये जब एडजस्ट करेगा ना, तो अब देखो धक्का मुक्की हो रही, कोई ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि जगह उतनी है, ऐसा थोड़ी ना कि अर्थ बड़ा हो जाएगा और कि बोलते चलो लावा निकल रहा है तो हम अर्थ का साइज बढ़ा लेते, नहीं, वही रहने वाला साइज, ठीक है। तो अब वही साइज रहने वाला, तो क्या होता है कि प्लेट्स में जब इस तरह से क्या होता है, एक तरह से एक्सपेंशन देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली सी फ्लोर से जो स्टार्ट हुआ एक्सपेंशन। तो अब वो जो ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, वो जो ओशियनिक फ्लोर है ना, वो क्या करेगी, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराएगी, टक्कर हो रही है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से क्या करेगी, टकराएगी। अब एक कंसेप्ट है ये जान के चलना कि ओशियनिक क्रस्ट जो रहती है वो क्या रहती है, हैवी रहती है, और हैवी रहने के कारण वो सबडक्ट कर जाती है, नीचे की तरफ धंस जाती है, ठीक। तो अर्थ, यहां पे जो मैंने आपको ये भी बताया था ना, ये जो चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था, ठीक है, आप पूछ रहे थे, मतलब आप हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ट्रेंच में डीप सीटेड अर्थक्वेक होते हैं। तो आप देखो, डीप सीटेड अर्थक्वेक ट्रेंच में इसीलिए होते हैं क्योंकि, किधर गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे सबडक्शन जो हुआ ना, तो यहां पे टकराव होगा, और टकराव होगा तो दिखती बात है कि टक्कर होगी तो ज्यादा वाइब्रेशंस आएंगे, बजाय उसके कि जहां पे लावा निकल रहा है। अर्थक्वेक यहां पे भी आएंगे, लेकिन यहां पे शैलो जोन रहेगा अर्थक्वेक का, यहां पे अर्थक्वेक का जो जोन रहेगा वो डीप रहेगा, ठीक है। तो ट्रेंचेस वाले रीजन में डीप अर्थक्वेक आएंगे। चलो अर्थक्वेक को छोड़ो, तो अब क्या हो रहा है कि ये जो ओशन फ्लोर है जो एक्सपैंड हुई थी, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो देख रहे हैं हम, जो स्प्रेड हुई थी ना सी फ्लोर, तो अब आपके मन में इस पॉइंट पे जो सवाल आए थे क्या, कि सर नई क्यों बन रही है, वो तो पुरानी नीचे तो बेस रहेगा ही ना, तो पुरानी कहां चली जाती है, पुरानी देखो कहां जा रही है, पुरानी एक तरह से जा रही है पाताल में, ठीक है। पाताल में मतलब क्या हो रहा है कि नीचे, अब आपको पता है कि लिथोस्फीयर के नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है। तो अब ये पुरानी जब टक्कर हुई है दोनों फ्लोर की, ओशियन फ्लोर की और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट की जब टक्कर होती है तो ओशियानिक क्रस्ट सबडक्ट कर जाती है। अब सबडक्ट करके नीचे कहां जाएगी वो, ठीक है, तो नीचे लावा है, मैग्मा, जो मैग्मा चैम्बर है मेंटल वाले पोर्शन में, उस मेंटल वाले पोर्शन में वो घुसते चले जाएगी, धंसते चले जाएगी, और वहां पे जाएगी तो वहां पे रॉक के फॉर्म में जाएगी, लेकिन बन क्या जाएगी, मॉल्टन मैग्मा बन जाएगी। अंदर टेम्परेचर ज्यादा है ना, अब वो मैग्मा बन गई, देखो इसका क्या बन गया, इसका हलवा बन गया, मैग्मा बन गया। अब ये मैग्मा जो है, तो मैग्मा बहता बहता अंदर ही मेंटल के अंदर कहां आएगा, वो जहां पे उसको फिर ओपनिंग मिल जाएगी बाहर निकलने के लिए, मिड ओशियनिक रिज में जहां पे वोल्केनिक इरप्शन रहता है, तो वो बाहर आ जाएगी। तो मतलब आप देखोगे ओशियन, ये ओशियनिक क्रस्ट जो है ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ ही बनी थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये जो पूरी एक साइकिल चल रही है कि ओशियनिक क्रस्ट सबडक्ट होती है, मेंटल पोर्शन में जाने के बाद में मैग्मा में कन्वर्ट होती है, मैग्मा में कन्वर्ट होने के बाद में लावा बनके फिर बाहर निकल के आएगी। तो अब जो बाहर निकल के आई तो क्या है, अब इसका पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कहते हैं, मैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं जैसे कि आत्मा तो हमारी वही रहती है, लेकिन आत्मा क्या है कि आज आपकी डेथ हो जाती है, मेरी डेथ हो जाती है, तो हम कल को जब दूसरा जन्म लेंगे तो हम ऐसे तो नहीं कि इस उम्र के भी ईयर्स को जोड़ के चलेंगे कि हाँ 55 साल पहले जिए थे, अब आगे और गिन लेना, ऐसा नहीं होता है ना। तो उस हिसाब से यहां पे वही हो रहा है क्या, कि अब ये क्रस्ट वही थी, लेकिन वो मेंटल में जाने के बाद में क्या बन जाती है, मैग्मा, मैग्मा बन के फिर से बाहर निकलती है। तो अब जो बनेगी उसकी उम्र क्या रहेगी,
फिर से नहीं रहेगी, ठीक है, नई उम्र की क्रस्ट बन रही है। तो इस हिसाब से यहां पे डिपोजिशन जो होगा सेडिमेंट्स का, देखो सारे पॉइंट जो पीछे पड़ के उनको रिकॉल करवा रहा हूं, डिपोजिशन जो रहेगा वो थिन ही रहने वाला है सेडिमेंट्स का, क्योंकि बनने का मौका ही नहीं मिलता है, वो सबडक्ट होती जाती है, जो बन रही है वो सबडक्ट होती जा रही है, वो डिसइंटीग्रेट होती जा रही है, नहीं बनते जा रही है, ये कहानी रहती पूरी। लेकिन कॉन्टिनेंट की अगर बात करोगे तो कॉन्टिनेंट पे वॉल्केनिक इरप्शन हो भी रहा है, तो वॉल्केनो का यहां पे डिपोजिशन हो गया, ठीक है, और 100-200 हजार साल बाद क्या हो जाएगा, और वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, तो यहां पे डिपोजिशन हो जाएगा, तो लेयर पे लेयर बनते जा रही है, सेडिमेंट्स थिक होते जा रहे हैं, ठीक है, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर से रिजेन्युएशन नहीं हो रहा है यहां पे, और नीचे क्या हो रहा है, रिजेन्युएशन होते जा रहा है, यहां पे फिर से बन रहा है, बिगड़ रहा है, ये पूरी प्रक्रिया यहां पे चल रही है, खूब एकदम बढ़िया चल रही है, ठीक है। आया ना समझ में? तो देखो अभी तक तो मैंने यही सारे पॉइंट समझाए, तो अब जो हैरी हेस थे उन्होंने क्या समझाया, तो उन्होंने यही चीजें ऑब्जर्व करी, उन्होंने बोला कि ये कांस्टेंट इरप्शन जो होता है ना ओशियानिक रिज के, तो इससे क्या हो रहा है कि ओशियानिक क्रस्ट जो है, तो न्यू लावा वेजेस इनटू इट पुशिंग दी ओशियानिक क्रस्ट ऑन आइदर साइड, जब एक दूसरी साइड को धकाते हैं वो, तो उससे एक्सपेंशन होता है सी फ्लोर का। और सवाल जो आपके मन में आया था कि सी फ्लोर का एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन इन जनरल अर्थ तो बढ़ नहीं रही है, तो सी फ्लोर जा कहां रही है आखिर, तो सी फ्लोर कहां जाती है, हैज फर्दर एक्सप्लेन्ड अबाउट द कंजम्पशन ऑफ ओशियानिक क्रस्ट, तो बोलते हैं कि सी फ्लोर का कंजम्पशन भी हो रहा है, अगर लावा एक्सपेंशन हो रहा है, लावा से नई फ्लोर बन भी रही है ना, तो उतना ही कंजम्पशन भी हो रहा है। द ओशियन फ्लोर that gets pushed due to volcanic eruption at the crust sinks down at the oceanic trench and gets consumed, ठीक है, तो ओशियानिक ट्रेंच में धका दिया जाता है और वो नीचे मोल्टन मैग्मा के फॉर्म में जो मेंटल वाला पोर्शन है उसमें कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। सो ये पूरी कहानी थी, ये पूरा कंसेप्ट था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, किसने दिया, हैरी हेस ने दिया, जो मैंने आपको समझाया यहां पे। क्लियर हुआ? देखो थ्योरीज हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ ली, एक मोटा माटी वो समझ में आई, हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी पढ़ा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को पढ़ने में पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, वो भी समझ में आ गया। अब क्या होता है, साइंटिस्ट मानते नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने और स्टडी करी, और अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया कि आखिर वो क्या चीज है, ठीक है, उसमें और क्या चेंजेस हैं, तो आप कंपेयर भी कर लेना, सारी चीजों को हम करेंगे, एनालाइज करेंगे वहां पे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीडियो में प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं। आशा करते हैं यहां तक चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।